हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड मॉर्निंग कल्पना जी, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है कल्पना जी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? इको वगैरह हो रहा है? यस, सॉरी नाउ। जी, नेहा जी और गुड मॉर्निंग। वैभवी, कल्पना क्लियर है? ओके। नेहा, वो वाले सर कहाँ है? आपको पहली बार देखा आज। नेहा जी, बहुत दिन हो गए, पेपर 1 के लिए हम नहीं आए हैं। कल्पना जी को पता है कि हमने लास्ट बार करवाया था, मतलब इस दिसंबर के एग्जाम से पहले हमने अच्छे खासी सीरीज चलाई थी, तब आप नहीं थे शायद। कल्पना जी जानती है हमें। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम एब्रीवेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं आईसीटी में, ठीक है। सिलेबस डिस्कशन करेंगे सबसे पहले, क्या क्या है सिलेबस में। उसके बाद हम जनरल एब्रीवेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ही हम पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन करेंगे तभी हमें मतलब ज्यादा आइडिया लगता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम दोनों इंक्लूड करने वाले हैं। तो आईसीटी में सिलेबस क्या है? यह है सिलेबस। सिलेबस में फर्स्ट है आईसीटी में जनरल एब्रीवेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज। तो एब्रीवेशन क्या होते हैं? जैसे लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। किसी, मैंने भी आपको देखा नहीं सर। हाँ, मैंने भी आपको देखा है सर, सॉरी। वैभवी जी कहती है उन्होंने भी मुझे देखा है। हाँ, देखा होगा आप, ठीक है। तो एब्रीवेशंस मतलब क्या है? किसी लॉन्ग फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि अगर हम आईएफएएस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आईएफएएस का लॉन्ग फॉर्म पता नहीं होगा। पता है किसी को आईएफएएस का लॉन्ग फॉर्म? एब्रीवेशंस अब पढ़ रहे हैं तो आईएफएएस का लॉन्ग फॉर्म किसे पता है? किसका एब्रीवेशन है आईएफएएस? किस चीज का फुल नेम क्या है आईएफएएस का? बताइए, किसी को पता है? नहीं पता? जी देखिए, जी देखिए, अब आप पढ़ रहे हैं यहां से और आपको आईएफएएस का लॉन्ग फॉर्म भी पता नहीं है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम आईएफएएस का लॉन्ग फॉर्म पढ़ेंगे। क्या है आईएफएएस का लॉन्ग फॉर्म? इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज। अब क्लियर है सारों को? लॉन्ग फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन क्या है? इंडियाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज। इंडियाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज, यस बोल सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट, लेकिन आईएफएएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज। ओके, यस, कल्पना जी को भी पता है इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज। दूसरा है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। बेसिक ऑफ इंटरनेट में क्या आएगा? नेटवर्क क्या है, टोपोलॉजीज क्या है, कितने टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, लैन, मैन, पैन क्या है, ठीक है। ये हमने लास्ट जब हम पढ़ रहे थे दिसंबर 2023 की एग्जाम के लिए, वहां भी हमने अच्छे से कवर कराया था। यस, गुड मॉर्निंग काजल देवी जी। काजल देवी जी, आपको भी बहुत दिनों बाद देखा है। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन एंड आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो ये सारी बातें जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज, ऐसा है सर, सॉरी वो गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग वर्षा जी। तो ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। तो यहां पे आपको मेमोरी कहीं दिख नहीं रहा होगा, बाकी एसक्यूएल वगैरह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एसक्यूएल, मेमोरी, ऐसी बातों पे बहुत ज्यादा आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे आपको मेमोरी नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा होगा। तो ये कहां आता है? ये इसी बेसिक्स ऑफ, सॉरी बेसिक्स में नहीं, टर्मिनोलॉजी में, कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी आईसीटी की टर्मिनोलॉजीज है,
तो इसमें आता है मेमोरी वगैरह सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका जो मतलब कौन सा वर्जन, ठीक है, कौन सी जनरेशन कब आई थी, कितने जनरेशन में आपके कंप्यूटर जो है डेवलप हुए हैं, ये सारा इस टर्मिनोलॉजी में आता है। क्लियर? चलिए ये हम सारा कुछ पढ़ेंगे, आगे चल के भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आज सिर्फ एब्रिविएशन पे ही हम फोकस करने वाले हैं। सो सौरभ जाधव, वाओ वाओ, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया आपके सौरभ जाधव में और मेरे सौरभ जाधव में। मेरा नाम है सौरभ जाधव और आपका है सौरभ जाधव, ठीक है। चलिए आईसीटी जनरल एब्रिविएशन में फर्स्ट हमारा जो एब्रिविएशन है या सेम उनका भ है लास्ट में और मेरा व है वी, SAURAV, और जाधव में भी मेरे JADHAV है, ठीक है। चलिए HTML का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सारों को पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गुड मॉर्निंग जी सारों को, सेम बट डिफरेंट, ठीक है। बट सर सिलेबस से तो क्वेश्चन नहीं आता है, एनटीए कुछ भी पूछ लेता है। हाँ, एनटीए कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन हमें अगर मैं कल शायद एक वेबिनार ले रहा था, वहां भी एक मतलब टीचर ही थे, तो उनका भी एक क्वेश्चन था, सर मुझे तो एनईपी 2020 कहीं सिलेबस में दिखा ही नहीं है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था, तो मैंने ये बोला है कि जो मतलब आपका सिलेबस है वहां पे आपको अपडेटेड नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है 2019 में शायद, मतलब 2000 से पहले ही चेंज हो चुका है, और एनईपी 2020 आया है 2020 में। तो अब मुझे बताइए कोई चीज होने से पहले ही कैसे इंक्लूड कर दिया जाए सिलेबस में, ठीक है या नहीं? तो इसीलिए एनईपी 2020 के काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगे। अगला जब सिलेबस चेंज होगा तो चाहे हो सकता है कि उसमें ये एनईपी 2020 ऐड कर दिया जाए, लेकिन अब तक तो नहीं है। ओके, तो ऐसे ही आपको अगर समझना है कि एग्जाम में क्या आता है, तो बेस्ट है कि आप पीवाईक्यूज लगाएं। पीवाईक्यूज काफी बेस्ट ऑप्शन होता है कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। जब आप मतलब पेपर 1 उठा लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर 1 उठा लीजिए, वहां पे आपको एटलीस्ट 1 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब मेमोरी के रिलेटेड, कौन सी मेमोरी फास्ट है, कौन सी स्लो है, कौन सी महंगी है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। या फिर मतलब बीट्स के, इसके मतलब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर सिस्टम नाम का एक वर्ड भी है, यहाँ पे नंबर सिस्टम का कोई भी वर्ड है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कौन से क्वेश्चन आते हैं ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। पीवाईक्यूज, ओके। सेट में आते हैं सर एब्रिविएशन पर क्वेश्चंस, एब्रिविएशन पे हर जगह आते हैं, मतलब लगभग नेट और सेट का एग्जाम सेम ही होता है, सिर्फ आपके लेवल में फर्क होता है। नेट का जो है नेशनल लेवल एग्जाम है, तो वहां पे ऑब्वियसली जो है लेवल हाई रहेगा, कंपटीशन ज्यादा होगा आपको। लेकिन स्टेट की बात करें तो वहां पे स्टेट में आपको इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है, ओके, कंपटीशन भी नहीं होता है और लेवल भी आपका कम हो जाता है उसी वजह से। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एब्रिविएशन है HTML, ये तो सारों को पता है, ठीक है, सारों को पता है। HTML का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या है? जो ऐसा टेक्स्ट जिसके पीछे कुछ लिंक छुपा हुआ होता है, उसके ऊपर टच करने के बाद वो हमें दूसरी ओर कहीं पे लेके जाता है, इसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अगला जो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। ये कहां यूज किया जाता है? कुछ अगर आपको इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो मतलब कुछ सर्च करना है, कुछ आपको सर्फ करना है, इंटरनेट सर्फिंग, तो आप HTTP इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब प्रोटोकॉल क्या है तो इतना बेसिक नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं आगे। तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है, मतलब सिर्फ प्रोटोकॉल क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब जैसे कि
अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके कॉलेज है, ठीक है, आपके कॉलेज में जब आप जाते हैं तो वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि जब आप कॉलेज में इंटर करोगे तो आपके गले में आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, राइट, या फिर स्कूल यूनिफॉर्म होना जरूरी है, आप अच्छे से मतलब रेडी होके आए हो, आप किसी के साथ झगड़े नहीं कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। क्लियर? प्रोटोकॉल क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आपका किसी का जियो होगा, किसी का एयरटेल होगा, आइडिया, वोडाफोन, ये सारे क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी एक क्या है? प्रोटोकॉल ही है, सेट ऑफ रूल्स। ओके। एम, एम क्या है सौरभ जी? टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम टीसीपी आईपी इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। आरपानेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये जो है ये अमेरिकन एजेंसी है, जैसे हमारी डीआरडीओ है, राइट, तो इन्होंने आर्मी में मतलब कुछ नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा शेयर करने के लिए नेटवर्क बनाया था, आरपानेट, फर्स्ट नेटवर्क इन्होंने ही बनाया था। यस, क्लियर? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाउस द जोश, हाउस द जोश? अरे क्या जवान बनेंगे रे आप? कितने जवान हैं यहाँ पे? सारे बुड्ढे ही बैठे हैं क्या? हाँ, तो IANA, वेरी हाई सर, ओके, IANA, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इंटरनेट असाइंड आईपी एड्रेसेस वगैरह है वो असाइन करती है, ठीक है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, IANA। साथ साथ अगर आप लिख रहे होंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, साथ साथ है ना, एक एक लाइन छोड़ के ऐसे अपने ये लिखते रहना है साथ में। ओके, आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ साथ नोट्स भी बन जाएंगे। 4 मार्क्स से 3 बार नेट क्लियर नहीं हुआ मेरा, जोश खत्म सर। यही तो बात है। अरे भाई हम भी 2 बार फेल हो चुके हैं, तो क्या हुआ, अगली बार 3 बार क्लियर किए हैं, अरे हो जाता है, हमारा भी रह चुका है और हमने 3 बार लगातार किया है क्लियर। तो एक बार अगर आप कोड मतलब क्रैक कर लेते हैं कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, मैंने कभी भी पूरा सिलेबस नहीं चाटा था, स्ट्रैटेजी बनाया था, हम अलग अलग स्ट्रैटेजी भी लाते रहते हैं। आप पेपर 1 के या फिर कंप्यूटर साइंस के चैनल पे अगर आते हैं तो वहां पे हम स्ट्रैटेजी मैंने डाली हुई है, तो कैसे करना है आप मतलब स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना तो 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं कि क्या पढ़ना है, इसीलिए आपका जो 3 मार्क्स का रह गया। तो ये कहां से रहा पता है आपको? क्योंकि जो आता है आपको वो भी नहीं कर पाए आप। क्यों किया, क्यों ऐसा हुआ कि अब यहां पे स्ट्रैटेजी तो नहीं बता सकते पूरी, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि आपको 2 वे से पढ़नी चाहिए। क्या क्या पढ़ना चाहिए? एक तो पेपर एनालिसिस, देखिए पेपर एनालिसिस कहां मिलेगा आपको? IFAS की वेबसाइट पे पेपर एनालिसिस मिल जाता है, वहां पे आप देखिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को फोकस कीजिए। और दूसरा है कि ऐसे टॉपिक को फोकस कीजिए जो आपका स्ट्रांग है। जैसे कि मैं अगर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम काफी बढ़िया है, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, मैं बहुत अच्छे से उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट जो आपके स्ट्रांग पॉइंट है, वहां से ये तीन जो क्वेश्चन है ना आपके, ये 3 क्वेश्चन वहां से निकालने हैं जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। आप कई बार जो है वहीं से आंसर आपका मतलब लूज हो जाता है, इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ना आपके ये होते हैं, ठीक है। 3 भी नहीं, 2 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ICT से ले लेते, एक क्वेश्चन आपके पेपर से ले लेते, हो जाते आप क्लियर, राइट। तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आज आप कहीं पे काम कर रहे होते असिस्टेंट प्रोफेसर बनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या है?
डोमेन नेम सिस्टम मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है और जो आपका वेबसाइट होता है ना www.ifasonline.com, इसे मैच कराने के लिए डोमेन नेम सिस्टम हम यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, ईमेल, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, नॉट इलेक्ट्रिकल, सॉरी इलेक्ट्रिकल नॉट इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है यार, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी कंफ्यूज होता जा रहा हूं। क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ओके, ISDN। www, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट के लिए हम इंटरनेट सर्फिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करते हैं। साथ साथ लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं नोट्स? ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ASCII कोड होते हैं ना, ASCII कोड्स, जैसे हमारे लेटर्स को कुछ कोड्स दिए जाते हैं, हर लेटर, आपका ए को कुछ अलग कोड है, एस को कोई अलग कोड दिया गया है, आई को कुछ अलग कोड दिया गया है। ये स्टैंडर्ड कोड्स कौन बनाता है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ओके, चलिए, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CDAC, ये इंडियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवांस कंप्यूटेशन पे काम करता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, CDAC। ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो अरिथमेटिक, जो हमारे कंप्यूटर के सीपीयू में अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, ये कहां पे होते हैं? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। CPU, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सारा का सारा प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग ब्रेन वाला काम हमारा जो होता है ह्यूमन के अंदर, ये कौन करता है? CPU करता है प्रोसेसिंग का काम। अगला कोबोल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोबोल के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये PYQ है, ये एक PYQ है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। ठीक है, CD-ROM का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD कोर्सेस आपने सुना होगा, CAD के कोर्सेस जो डिजाइन होते हैं, ठीक है, सिमुलेशंस के लिए जो डिजाइन बनाए जाते हैं। आप मतलब कार बनानी है आपको, तो डायरेक्ट कार बनाने स्टार्ट नहीं कर देते हैं, उससे पहले आप क्या करते हैं? सिमुलेशन करते हैं उसका। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। देन DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। NKN, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। WAN क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क में ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट एरिया में फैला हुआ नेटवर्क होता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क होता है एक कंपनी के अंदर, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैन, वैल्यू एडेड नेटवर्क। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस बैच में पेपर 1 की एनरोल नहीं किया है तो अभी जाइए ifasonline.com और खुद को इस बैच में एनरोल कीजिए, जहां पे पेपर 1 में चंदन सर आपको आज आईसीटी ही पढ़ाने वाले हैं दोपहर 2 बजे को। ठीक है, चलिए ये है हमारे प्यारे टॉपर्स, तो इनमें आप अपना भी नाम ऐसे लगवा सकते हैं अगले साल। कैसे?
एनरोल कीजिए बैच के अंदर, टॉपर्स बनिए, तो आपका फोटो भी यहाँ पे अगले साल लगने वाला है। चलिए अगला है CDEEP, ठीक है, सी डीप, सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम, INDEST, इंडेस्ट, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ERNET, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ERNET। लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं आप? यस, किसी का मैसेज नहीं है कि कितनी देर से? रोम पता है ना, रोम, रीड ओनली मेमोरी, तो रोम आपका लिख रहे हैं सर, ओके, यस सर, ओके ओके। तो रोम आपका प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी, ये बताइए। ये प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है? सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन भी है आगे, इसीलिए मतलब इसमें क्या स्लो पढ़ाना है मतलब? सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ओके। रोम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, ओके। फुली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सर, ओके। सेकेंडरी, सारों का सेकेंडरी आ रहा है, रोम आपको सेकेंडरी लगता है? हाँ, एक 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 का आया है प्राइमरी मेमोरी, ओके। और कोई? रति महारथी, हाँ, PM प्राइमरी मेमोरी, ओके। वर्षा जी को क्लियर हो चुका है शायद, यस, वर्षा जी को लगता नहीं है सर, ओके, प्राइमरी, ओके। तो जो जो प्राइमरी बोल रहे हैं उनका करेक्ट है, क्योंकि रोम डिलीट तो नहीं होता है, मतलब ये इवेपोरेट तो नहीं होता है, जैसे कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, वैसे ही ये पावर कट होने पे डिलीट तो नहीं होगा, नॉन वोलाटाइल होता है, लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी है। क्यों प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी हम ऐसी मेमोरी को कहते हैं जहां से CPU डायरेक्टली डेटा उठा सकता है, और रोम जो है इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें फर्स्ट प्रोग्राम, रोम बायोस बोलते हैं ना हम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो फर्स्ट प्रोग्राम हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जब बूट करते हैं, जब फर्स्ट प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, वो प्रोग्राम इस रोम में स्टोर होता है, जो कि डायरेक्टली आपके CPU के साथ कनेक्टेड होता है। ऐसी मेमोरी जो CPU से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, चाहे वो वोलाटाइल हो चाहे वो नॉन वोलाटाइल हो। करेक्ट। रोम एंड रैम प्राइमरी मेमोरी है, होते हैं ना सर? यस सर, वेस्ट बंगाल से सेट क्वेश्चन किया, MP सेट दे सकता है। वेस्ट बंगाल क्या बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल से सेट क्वालिफाई किया, MP सेट दे सकते हैं। उनका जो ब्राउचर होगा उसे पढ़ना होगा, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक दे सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में तो आप दे सकते हैं, महाराष्ट्र में वेस्ट बंगाल जो पहले पढ़ाते थे यहाँ पे सर, वो थे आई थिंक उड़ीसा से, तो उन्होंने यहाँ पे आके महाराष्ट्र में क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप उनका ब्राउचर मैं खुद चेक करके आपको बताता हूं कि दे सकते होंगे, ठीक है, दे सकते होंगे, मुझे तो लगता है। इंडियन आप नेशनल होंगे तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, चांस। तो ये क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। ऐसी मेमोरी जो CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम तो आपको सभी को पता है कि ये क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है, ये भी CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ठीक है। चलिए, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, एनी टाइम मनी नहीं होता है। ATM का मतलब एनी टाइम मनी बोल देते हैं स्टूडेंट, एनी टाइम मनी, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बेसिक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ATM का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बेसिक ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बेसिक का मतलब क्या है?
यस दे सकते हैं, ओपन कंसिडर होगा, यस यस दे सकते हैं, ओपन कंसिडर होगा ये। हाँ मुझे पता है कि दे सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं इसलिए मैं आपको नहीं बोल पाया हूं, ठीक है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, चलिए किसी ने कंफर्म करा दिया है। DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या फिर डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी हो सकता है या फिर यहां पे डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही करेक्ट होगा अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये कहां के है, ये SQL से है, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये SQL से आते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब अब ये काफी ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन जब हम टेबल बना रहे होंगे या फिर डेटाबेस बना रहे होंगे तो किस टाइप का डेटा होगा, कितना साइज रहेगा उसका, ये सारा डिफाइन करना, मतलब एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि डेटा किस टाइप का स्टोर होगा, किस आर्किटेक्चर में, किस स्ट्रक्चर में स्टोर होगा, ये कौन डिफाइन करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, अगर आपको डेटा में कुछ चेंज करना है, डेटाबेस में अगर आपको कुछ चेंज करना है, जैसे कि आप इंसर्ट कर रहे हैं डेटा, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे अगर आपको कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं तो वहां पे DML डेटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब चेंज करना, ओके। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ओके। चलिए EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर करवाना, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये पूरे 6 डे के लेक्चर्स MS सेट के लिए सफिशिएंट है क्या सर? ये इसके अलावा और पढ़ना पड़ेगा, प्लीज बताए सर। टोटल कितनी एब्रिविएशंस हैं? टोटल एब्रिविएशंस नेहा जी ऐसा कोई मतलब उसका नंबर नहीं है डिफाइन कि इतनी है। अब कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे कि IFAS का, NTA का कोई भरोसा नहीं है, वो कौन सा आपको क्वेश्चन पूछ लिए, जो सिलेबस में नहीं है वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि डिफाइन इतने नंबर ऑफ एब्रिविएशंस है, हम जितना ज्यादा हो सके उतना कवर कर सकते हैं। और अब ये 1 घंटे में 1 घंटा हमें टाइम दिया जाता है YT का, तो यहाँ पे कितने ही कवर कर सकते हैं। अगर आपको मतलब पूरा डीप में पढ़ना है तो 2 घंटे हमारी बैच लाइव चलती है सिर्फ पेपर 1 की, ठीक है। तो पेपर 1 की बैच में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको पूरा डीप में पढ़ना है। वहां पे चंदन सर पूरा डीप में आपको कवर कराएंगे। सर टोटल कितनी एब्रिविएशंस हैं? और हाँ, और ये शिल्पा जी का क्वेश्चन है कि सर पूरे 6 डे के लेक्चर्स MS सेट के लिए सफिशिएंट है क्या? ये इसके अलावा और पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आपको पढ़ना तो बहुत कुछ पड़ेगा, क्योंकि जो आपके कंपिटिटर्स हैं वो ये तो पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा और भी मतलब खुद से भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी काम चल जाएगा आपका, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये अगर आपको फुल कर लेते हैं आप 6 डेज के तो ये आपके लिए काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतने पे ही रहना है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। मेहनत बहुत ज्यादा करना है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है आजकल, ओके। चलिए EPROM, और EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अगला EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, ओके सर, थैंक यू, ओके, ठीक है। चलिए FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि किसी एक नेटवर्क में LAN में आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कोई फाइल ट्रांसफर करना है, कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो वहां पे आप कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं, उन्हें हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। MICR मैग्नेटिक
इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे कि आप कभी किसी स्टोर में जाते हैं, डीमार्ट में वगैरह, स्टार बाजार, रिलायंस में, तो वहां पे ऐसे मैग्नेटिक इंक होती है ना, वो रीड करता है ना, ऐसे प्रोडक्ट ऐसे घुमाते हैं, उस क्या बोलेंगे उसे हम, उस स्कैनर के ऊपर, तो वो स्कैन कर लेता है जो भी लिखा हुआ होता है और डिटेल आपके सिस्टम में आ जाती है, उसे क्या बोला जाता है, MICR। ओके, फॉर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये क्या है, ये एक, यस, बारकोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर्स, बारकोड नहीं, वो मैग्नेटिक स्कैनर है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक स्कैनर है, जैसे मैग्नेटिक इंक होता है ना, इसके ऊपर आपके वो जो बैज होते हैं लगाए हुए उसके ऊपर, डीमार्ट में वगैरह जाते हैं तो, हाँ। सो फॉर्ट्रन, फॉर्ट्रन क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये एक लैंग्वेज है, ये क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये बहुत पुरानी कंप्यूटर लैंग्वेज है, आजकल ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। फॉर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि आप आपके मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में देखते हैं कि आपको आइकॉन्स वगैरह दिखते हैं, राइट, तो ये क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आप आइकॉन पे क्लिक करते हैं, लेकिन बेसिकली अंदर जो है आपको बाइनरी लैंग्वेज होती है। ओके, बैंक का चेक भी, हाँ वो भी हो सकता है, MICR, यस वो भी है, राइट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस समझ गए, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब यूजर यानी आप और हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस किस इंटरफेस के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं, इसे हम इंटरफेस कहते हैं। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जिसमें हम आइकॉन्स वगैरह का यूज करते हैं, फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह का यूज करते हैं। ओके, और दूसरा होता है CLI। CLI का लॉन्ग फॉर्म कौन बताएगा, CLI का लॉन्ग फॉर्म कौन बताएगा, अगर उसने बता दिया उसको चॉकलेट दिया जाएगा, कैडबरी वाला। हाँ जी, सेलिब्रेशंस दाव पे है। CLI, दो टाइप के इंटरफेस होते हैं आपके पास, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है CLI। जहां पे हम कमांड देते हैं, वहां पे ऐसा कोई आपको चित्र वगैरह नहीं दिखेगा, जैसे आप मूवीज में देखते हैं हैकर लोग वगैरह होते हैं ना, कमांड लाइन इंटरफेस। वेरी गुड सौरभ जी, वेरी गुड, ठीक है। सौरभ नाम के जो लोग होते हैं ना, काफी इंटेलिजेंट होते हैं, यस ये समझ गया मैं आप, क्योंकि बाकी किसी ने आंसर नहीं किया है CLI का। कल्पना नाम के भी स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा क्लेवर होते हैं। IO, इसका क्या है मतलब, इसका मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। IO मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक है। सौरभ को चॉकलेट मिलेगी फिर तो, हाँ मिल जाएगी उनको, घर पे हम पार्सल करवाने वाले हैं, ठीक है, या फिर मैं खा जाऊंगा, क्योंकि उनका भी नाम सौरभ यादव है, मेरा भी नाम सौरभ है, राइट। सो मतलब थोड़ा सा ही है डिफरेंस, तो उनके नाम का मैं खा लूंगा। MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। OOP, उप्स, इसे हम उप्स भी बोलते हैं, एस भी लगा सकते हैं, उप्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अब यहां पे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट डज BCC इन एन ईमेल मैसेज स्टैंड्स फॉर। ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है भाई साहब, सारे स्टूडेंट बताएंगे मुझे।
अरे यार क्यों नहीं हो रहा है? सी 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 सारों का आंसर सी है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है या ब्लाइंड कार्बन कैट है? ब्लाइंड कार्बन कैट है या ब्लाइंड कार्बन कॉपी है? सारों का आंसर सी आया है जो कि करेक्ट है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब हमें मतलब किसी एक दूसरे से छुपाना है कि हमने इसे भी मेल सेंड किया हुआ है, तो हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखते हैं उस पर्सन को। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाला सारों को देख सकता है लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। बीसीसी स्टैंड्स फॉर blind carbon copy, just like CC and BCC is a way of sending copies of an email to other people. In the case with BCC blind carbon copy, the other recipient won't be able to see that someone else has been sent a copy of the email. जो BCC है, ठीक है, बहुत ही BCC है, PYQ है एमएच सेट का। यस, अब यहां पे ऐसा एब्रिविएशन कुछ ही है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से ही कोई पीवाईक्यू होगा, मुझे भी पता नहीं है, ठीक है, हो सकता है पीवाईक्यू हो, ठीक है। सो बीसीसी मतलब इसे कोई नहीं देखेगा, ये सारों को देख सकता है। 2CC और बीसीसी में दूसरा जो कोई है उसे नहीं देख पाएगा, लेकिन 2 और CC में जो है उन्हें ये बीसीसी वाला देख सकता है, लेकिन बीसीसी वाले को कोई नहीं देख सकता। अगर दो बीसीसी में है, बीसीसी में मान लेते हैं P1 और P2 ऐसे दो पर्सन्स हैं, ठीक है, P1 और P2, तो ये भी एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। क्लियर? सो OMR क्वेश्चन कराने हैं फिर और ज्यादा हमें एब्रिविएशन पे ही फोकस करना है। तो OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट पता है ना आपको, जो आप एग्जाम देते हैं, नीट का, JEE का एग्जाम दिया होगा ऑफलाइन आपने, MS सेट का भी एग्जाम ऑफलाइन ही होता है। वहां पे जो वो मार्क आंसर शीट होती है वो होती है OMR शीट, राइट। सो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL मतलब आपका जो वेब एड्रेस है उसे हम गोल गोल होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब आपका वेब एड्रेस जो ifasonline.com है हमारा। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जैसे आपके लैपटॉप कंप्यूटर में पावर सप्लाई जब लाइन चली जाती है तो आपको पता है जो आप काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं अचानक से अगर लाइट चली जाती है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हम थोड़ा सा एक पावर सप्लाई रखते हैं साइड में, उसे हम UPS बोलते हैं, जो कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है आपके डेस्कटॉप को। ओके, VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस चीज का, तो यहां पे क्या किया जाता है, एक चिप होता है आपका, उसमें बहुत सारे मतलब सोच नहीं सकते इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक छोटी सी चिप में लगाए जाते हैं और डेटा सेव करने के लिए। ओके, आईसीज और एक आईसी बनाया जाता है, आईसी इंटीग्रेटेड मैं भी भूल गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो वहां पे क्या किया जाता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक जगह पे एक चिप पे लगाए जाते हैं आईसीज बनाने के लिए, वहां उसे क्या बोला जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एक ही जगह पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगाना। अगला है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यहां पे और ज्यादा लगाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है अगला क्वेश्चन,
आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा। सेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ओके, ऑप्शन 1। ओके, पूजा बजाड़, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं पूजा जी। सौरभ जाधव, भारती शर्मा, कल्पना, अंजलि, आकर्षण शाश्वत, ओके, काजल देवी, सारे ही होशियार बच्चे। राइट वंस, रीड मेनी। ओके, एक बार लिखिए और मल्टीपल टाइम्स उसे रीड कीजिए, एक्सेस कीजिए। इसे हम क्या कहते हैं? वर्म, वर्म। ठीक है, रीड वंस, सॉरी, राइट वंस, read many. Worm is an acronym for write once, read many, an optical disk technology that allows you to write data onto a disk just once. After that, the data is permanent and can be read any number of times. क्या आपने कंप्यूटर साइंस के कोई स्टूडेंट होंगे तो वहां पे आपको जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट देना होता है वो एक सीडी डिस्क पे देना होता है। सीडी होती है ना हमारी, ठीक है, वहां पे देना होता है, उसे हम ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में एक बार हम, हाँ फुल फॉर्म तो किसी के भी पूछ लो, ठीक है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम? एक बार डेटा लिख सकते हैं और बार बार रीड कर सकते हैं, लेकिन दो बार या फिर दो, एक से ज्यादा बार हम वहां पे राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसे क्या बोला जाता है? वर्म। यूआरएल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक संसाधन स्थान, यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेटर, एकीकृत प्रतिक्रिया स्थान, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बी 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 नीता जी बी, वेदिका जी बी, अंजलि जी बी, काजल डी, नेहा डी, भारती जी इनका भी डी है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भारती जी, अच्छा आपने कट कर दिया, डिलीट कर दिया, पार्टी बदलेंगे आप, ठीक है, बीजेपी में जाएंगी। कल्पना चौहान डी है, वैभवी जी डी है। इंग्लिश मध्ये इझी आहे सर, ओके, इंग्लिश मध्ये तर इझीच असते ना, हिंदी मला पण हार्ड होत जात आहे, म्हणजे वाचायलाच अवघड जात आहे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर 4 नहीं सर, ए, ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टाइपिंग मिस्टेक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डी। ओके, जो पार्टी बदले हैं सारों, मतलब जो बी बोले थे उन्होंने सारों ने पार्टी बदल लिए है, ठीक है, सारों का आंसर डी ही है जो कि करेक्ट है। अभी अभी तो पढ़ा था हमने, अभी अभी तो पढ़ा था, लास्ट था शायद ये, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है ये? कोलोन क्या है यार, ऐसे शब्द कौन डाल देता है? नोन एज एन एड्रेस ऑन द वेब is a reference to a resource that specifies the location on the computer network and a mechanism for retrieving it. Okay, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी वेबसाइट जो कि वेब पे है, ठीक है, हर वेबसाइट को अलग अलग जो है वेब एड्रेस है, ठीक है, तो इन्हें एक्सेस करने के लिए मैकेनिज्म, रिट्रीविंग मतलब उन्हें एक्सेस करना, रिट्रीव करने के लिए मैकेनिज्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
जी हाँ, CD रोम MH सेट, MH सेट वैभवजी तुम्हाला काय म्हणायचंय ते सांगा मला. MS सेट म्हणजे काय? तुम्ही असं क्वेश्चन मार्क दिलाय त्याच्या समोर. ऑप्शन 1 ओके, ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 हा कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज ही आ गए सर, गलती से हो गया था. ओके, बहुत गलतियां हो रही हैं सारों की, बहुत मैसेज डिलीट हुए हैं, मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा मैसेज डिलीट हो रहे हैं. क्यों भाई, क्यों भाई? 5 5 5 5 गलती से मिस्टेक हो गया. ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी CD रोम. A CD-ROM compact disc read only memory is a type of compact disc that can be read not write to. Okay, जो read कर सकते हैं, write नहीं कर सकते हैं. It is a digital storage medium that can hold large amount of data including text, images and audio. The data on CD-ROM is encoded in the spiral tag that begins at the center of the disc and extend to the एजेस. मतलब सीडी होती है किस आकार की होती है? गोल आकार की, राइट, गोल आकार. सो ये स्टार्ट कहां से होता है रीड करना? ये से अंदर से होता है ऐसे, ये और बाहर तक जाता है ऐसे. ओके, स्पेरिकल ट्रैक होते हैं इसमें, स्पाइरल ट्रैक, सॉरी स्पाइरल ट्रैक होते हैं. स्टार्ट कहां से होंगे? बिगिंस एट द सेंटर एंड एंड्स एट द एजेस. एज मतलब ये वाला कोना, कोपरा बोलते हैं ना, कॉम्पैक्ट डिस्क. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICA? ये तो नहीं पता होगा, ये तो नहीं पता होगा, देखते हैं फिर भी. कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी आहे सर. ओके, अजून काय आहे? व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICA? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICA भाई साहब? B. ओके, और कोई साहब? 4. ओके, 2. ओके, 2 मतलब 2. ओके, अजून पता नहीं. ओके, वाओ, ये बढ़िया है कि अगर आपको नहीं आता है तो जल्दी बोल देना है कि पता नहीं, ताकि हम आगे बढ़ सके. चलिए, अब पता नहीं है तो आगे बढ़ना होगा. सो इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज करेक्ट आंसर, जो कि आई थिंक सौरभ जी ने दिया है और भारती जी ने भी यही आंसर दिया है. काजल देवी जी ने 4 दिया है और कोई वैभव जी ने भी 2 दिया है. इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर ICA is a proprietary protocol for an application server system designed by Citrix Systems. ओके, ये Citrix Systems द्वारा डिजाइन किया हुआ है आर्किटेक्चर. द प्रोटोकॉल lays down the specification for passing data between servers and clients but is not bound to any platform. ओके, ये प्रोटोकॉल किस लिए यूज किया जाता है? ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, पास करने के लिए. ओके, लेकिन ये किसी भी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इसका मतलब क्या है कि आप इसे लिनक्स के ऊपर भी रन कर सकते हैं, ये आप विंडोज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप
मैक के ऊपर भी ऐसे इसे जो है यूज कर सकते हैं। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। चलिए, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए भी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, लेक्चर सीरीज सारा कुछ लेके आए हैं। कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, जियोग्राफी, कॉमर्स, इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट की आपको तैयारी करवाई जाती है IFASonline.com इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। IFASonline.com इस वेबसाइट पे जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए और एनरोल कीजिए इन बैचेस के अंदर फॉर डिटेल्ड स्टडीज। चलिए, डी रैम मतलब क्या होता है? इसमें आपकी फोटो कौन सी है बताओ? इसमें मेरी फोटो ये वाली है, ये वाली। पहले काफी मोटा हुआ करता था मैं, अभी भी हूं, उतना नहीं हूं, लेकिन लगता नहीं क्या? सेम सेम नहीं लग रहा है? ज्यादा गोरा कर दिया ना? ग्राफिक्स वाले हमारे ऐसे ही करते हैं, ज्यादा गोरा कर देते हैं। इतना गोरा तो मैं हूं भी नहीं, है ना? ये वाली मेरी फोटो है। चलिए आंसर कीजिए इसका आंसर। हाँ, भारती जी का आंसर आ चुका है। नहीं पहचाना? कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे काला इंसान खड़ा है आपके सामने और वहां पे फोटो में गोरा कर दिया है, कहां से पहचानेंगे आप? डायनामिक, हाँ, डी रैम का आंसर क्या है? डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, कंफर्म है? कंफर्म है सारों को? सारे के सारे कंफर्म है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कंफर्म है आपको? जी, यस, करेक्ट आंसर इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मुझे बताइए, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब आपकी रैम, ठीक है, रैम में यूज किया जाता है इसका, या फिर जो आपका कैशे, कैशे को क्या बोला जाता है? सॉरी, कैशे को क्या बोला जाता है? और सर आपकी ब्रिलियंट स्टूडेंट हूं, हाँ वो तो मुझे पता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट तो है आप, ठीक है। इसका आंसर कीजिए पहले, अब देखते हैं आप कितने ब्रिलियंट हैं। आप नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये डायनामिक रैम है या फिर ये डायनामिक रैम है? भारती जी, आप पता है हमें, आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। कैशे मोर फास्टर, यस वेरी गुड, ये मोर फास्टर है, ये पता है कैशे। तो कैशे स्टैटिक है या फिर रैम स्टैटिक है? तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हम रैम को कहते हैं या फिर कैशे को कहते हैं, ठीक है। रैम मतलब आपकी जो बड़ी सी रैम होती है ना 8 GB वाली, अब उसको मेन मेमोरी बोल सकते हैं, ये भी मेन मेमोरी है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। लेकिन जो रैम है, हाँ, प्रतिभा मोहपात्रा, ठीक है। रैम, कैशे रैम, एस रैम, ओके, कैशे एस रैम पूजा जी का रैम है। कैशे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है जो कुछ डेटा क्लियर करके हम स्टोरेज बना सकते हैं शायद, ओके। कैशे मेमोरी ऐसा मेमोरी है, छोटा सा होता है, ओके, छोटा सा होता है साइज में, लेकिन जो आप बार बार डेटा एक्सेस करते हैं, जैसे कि आप कोई वेबसाइट बार बार जो है सर्च करते हैं, जो उसके रिलेटेड डेटा है ना, कुछ डेटा आपकी इस कैशे मेमोरी में स्टोर कर ली जाती है। किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा, ताकि सीपीयू इसे जल्द से जल्द एक्सेस कर सके। जैसे कि आप ज्यादा स्नैपचैट यूज करते हैं, मुझे पता है, तो स्नैपचैट के रिलेटेड जो भी डेटा है, जो हर बार उसे लोड करना पड़ता है, जो स्नैपचैट आप ओपन करते हैं और उसके रिलेटेड जो भी डेटा उसे लोड करना होता है रैम के अंदर, उसमें से कुछ डेटा जो बार बार डेटा उसे एक्सेस करना पड़ रहा है, वो डेटा कैशे मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है, ताकि अगली बार वो फास्टर एक्सेस कर लिया जाए। क्लियर? कैशे मेमोरी
क्या होता है, ये एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है। यस, वेरी गुड। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि उसे क्लियर करके हम स्टोरेज बना सकते हैं, तो कुछ किसी भी मेमोरी में अगर हम क्लियर करेंगे तो स्टोरेज बना ही लेंगे, चाहे वो रैम हो। आप मतलब रिसेंट वाला मोबाइल पे रिसेंट वाला ओपन करते हैं वो टैब और ऐसे रिसेंट एप्स को डिलीट करते हैं तो आपकी रैम भी खाली हो जाती है, आपको मैसेज भी दिखता है कि कितना खाली हुआ, कितना बचा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो डायनामिक रैम स्टैंड्स फॉर, सॉरी, DRAM stands for Dynamic Random Access Memory, has breakdown of the components of the acronym. Dynamic means unlike static RAM. Static RAM मतलब आपका कैशे, okay, which uses flip flops to store each bit of the data. Dynamic RAM uses storage cell, मतलब आपके ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स मतलब कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर मतलब आपके जो फैन में होते हैं ना, फैन में आप सफेद कलर का देखते हैं, वो होता है कैपेसिटर। यहां पे ऐसे स्टोरेज कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, कहां पे, डायनामिक रैम के अंदर। यहां पे फ्लिप फ्लॉप्स नहीं होते हैं, ओके। सो दैट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड 1000 टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड में 1000 बार इन्हें रिफ्रेश करना पड़ता है, एक सेकंड में 1000 बार। सोच रहे हैं कितना, मतलब कितनी बार इसे रिफ्रेश करना पड़ रहा है। This is the because the information in DRAM cell gradually fades over the time. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसमें जो स्टोर्ड डेटा है ये फेड होता है, मतलब भूलता जाता है, मतलब इवेपोरेट होता जाता है, तो इसलिए इसे रिफ्रेश करना जरूरी होता है। क्लियर। रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मतलब दिस refers to the ability to access any memory cell directly without having to traverse through other cells. It means that the time taken to access a memory location is constant regardless of the location of the data. Okay, ये फास्टर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस है। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होगा, मतलब अगर आपका हेड यहाँ पे है, डिस्क की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि आपका हेड होता एक मूवी, तो यहां से यहाँ पे आपको रीड करना है कुछ डेटा, आप करंटली यहाँ खड़े हैं तो आपको क्या करना होता, ऐसे घूम के यहाँ पे जाना होता, राइट। तो ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, ये रैंडमली कहीं से भी, यहां से है, यहां से डायरेक्टली यहाँ कैसे भी रैंडमली डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इसे इसलिए रैंडम एक्सेस बोला जाता है। एक्सेस मेमोरी मतलब this phrase simply indicates that the type of computer memory used for temporary storage of the data that can be quickly read from or write to by the CPU, जिसमें हम बहुत जल्दी रीड और राइट कर सके, ऐसा मेमोरी। ओके, सो यार ये गलत हो गया, ये तो आपको पता है, ठीक है, इसमें पूछने वाली बात भी नहीं थी। So M in HTML stands for markup language. So ये कब डेवलप हुआ था, ये डेवलप किया गया है टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1990 में। ये क्वेश्चन आपको रिसेंट PYQ में पूछा गया था, ओके। ये रिसेंट PYQ में टिम बर्नर्स-ली के बारे में पूछा गया था, हु इज द फाउंडर ऑफ HTML, ऐसा कुछ, ओके। सो कब किया था, 1990 में। और शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, HTML इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है और आप जो है ऐसे मीम्स देख के मतलब परेशान हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसे मीम्स आते हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट को पता होगा कि मैं अब HTML सीख चुका हूं, मैं नासा को हैक करने जा रहा हूं, ऐसे मतलब बहुत सारे मीम्स आपको देखने को मिलते होंगे। सो ऐसा इसलिए बोला जाता है कि HTML जो है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं तो दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन यूज कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, राइट, PHP यूज कर सकते हैं बैकएंड में। लेकिन HTML जो है सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, जैसे आपके बोन्स है, राइट, बोन्स वगैरह क्या करते हैं, आपके इस शरीर को एक स्केलेटन प्रोवाइड कराते हैं, आपके शरीर का आकार कैसे होगा, राइट, ये कौन डिसाइड करता है, बोन्स। वैसे ही ये HTML जो है बोन्स का काम करता है, सिर्फ
आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देता है कि आपका पेज पे कौन सी हेडिंग कहां पे होगी, कौन सा बॉक्स, कौन सा इमेज कहां पे होगा, ये सिर्फ प्रोवाइड कराने का काम इस HTML का है। उसको सुंदर बनाने का काम किसका है, उसका मेकअप कौन कराता है, HTML का मेकअप कौन कराएगा, मेकअप कौन कराता है HTML को, जैसे कि आप करते हैं CSS, वेरी गुड, CSS जो है मेकअप कराता है, मार्कअप लैंग्वेज नहीं, ये मार्कअप मतलब जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, मार्कअप का मतलब ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। XML में भी मार्कअप, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो उसका भी मतलब क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। क्लियर, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बेसिकली। हो रहा है क्लियर, नहीं हो पा रहा है? प्रतिभा, ठीक है, इट इज लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग सोर्स कोड फॉर डेवलपिंग वेब पेजेस, इंसर्टिंग कंटेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स इन इट। ओके, चलिए, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मीनिंग इट डजंट हैव एबिलिटी टू क्रिएट डायनेमिक फंक्शनैलिटीज। आप कोई डायनेमिक फंक्शनैलिटीज, इवन आप जो है कोई यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो छोड़िए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है, सिर्फ एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर ले, पाइथन ले लीजिए, जावा ले लीजिए, C++ ले लीजिए, ठीक है, यहां पे आप जो चाहे, आपको लगता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करने हैं, आप सी में ग्राफिक डिजाइन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको गेम्स डेवलप करने हैं, ठीक है, जैसे PUBG वगैरह होते हैं ना, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स गेम्स हैं, फिर भी इन्हें भी आप डेवलप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा, जैसे कि C++ काफी बढ़िया है गेम डेवलपमेंट के लिए। आपकी इंटरनेट में जैसे कि इंटरनेट में क्या क्या होगा, सारा डेटाबेस हैंडल करना है, ठीक है, तो इसके लिए जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये लैंग्वेजेस यूज की जाती है। क्लियर, वेब पेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए होता है शायद, वेरी गुड, वेब पेज सिर्फ उसका स्केलेटन बनाने के लिए, उसका ढांचा बनाने के लिए। हाँ, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है ये SQL डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। ये भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये भी कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, CSS भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, CSS भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ आपकी मेकअप करता है, मेकअप करने के काम आता है। जैसे कि HTML में कौन सा टैग कैसे कलर का होगा, कौन सा टेक्स्ट किस कलर का दिखेगा, कहां रखना है, इसे लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, ऐसे सुंदर बनाने के लिए, वेब पेज को सुंदर बनाने के लिए CSS यूज होता है। डेटाबेस की क्वेरी, जैसे डेटा इंटर करना है, डेटा रिट्रीव करना है, इसके लिए हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके, और कुछ जावास्क्रिप्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। क्लियर, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें हम बहुत सारी डायनामिक फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ओके सर, गौरी जोशी जी का आंसर आया है ओके सर। हाँ, तो टाइम क्या हुआ है, 1:05 हो चुके हैं। ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ कहां से किया MCA, किसने, कहां से? हाँ, आई एम स्टूडेंट इन MCA। प्रतिभा जी का आंसर आया था, सॉरी रिप्लाई आया था कि आई एम स्टूडेंट इन MCA। वेरी गुड, आपने बहुत जल्द जो है स्टार्ट कर लिया। मैंने भी ऐसे ही, मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे लास्ट सेमेस्टर में किसी खास दोस्त ने मुझे इस एग्जाम के बारे में बताया था कि भाई ये भी होता है एग्जाम, तो मैंने फिर जाके एग्जाम दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा भी फेल रहा, लेकिन मुझे इतनी जल्दी पता भी नहीं था, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, सिर्फ दे दिया था एग्जाम, तो मुझे एक आइडिया मिल गया था कि एग्जाम कैसा होता है, क्या होता है। वेरी गुड प्रतिभा जी, आपने बहुत जल्द स्टार्ट कर लिया, बहुत अच्छा काम किया। आपका बहुत जल्दी निकल सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल सकता है, क्योंकि आप तैयारी करके जा रहे हैं। तो आपको PYQ वगैरह मतलब ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, हो जाएगा आपका, इस बार में ही हो जाएगा। हाँ, तो कहां थे हम? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोला जाता है?
अरे 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 छी 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 छी। अरे रे रे, गलत गलत गलत, बहुत गलत, बहुत गंदा गलत है, बहुत गंदा गलत है। स्टाइलिंग पर्पज, यस, सीएसएस स्टाइलिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सर मैंने प्रीवियस एग्जाम्स बिना स्टडी पेपर 1 की लिए 20 तक मार्क्स कवर कर लिए थे। हाँ मतलब पेपर 1 तो मतलब लॉजिकली होता है, आप सोच के भी उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मतलब निकल सकता है आपका एग्जाम। पेपर 1 के भरोसे ही एग्जाम निकलते हैं, पेपर 1 सॉरी पेपर 2 के भरोसे नहीं निकलते हैं। पेपर 2 बहुत हार्ड होता है, तो पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की आप जो है कोशिश करिएगा। हाँ जी। अरे 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 कैसे कैसे हो रहा है भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे यार, कोई भी आंसर नहीं सही कर पा रहा है, क्यों भाई? ये पता नहीं है क्या आपको? ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर लोकल कंप्यूटर। अभी पढ़ाई किए, स्कोर अच्छा आएगा शायद, होप फॉर द बेस्ट। सर पेपर 2 लाइफ साइंस है मेरा, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। पेपर 2 लाइफ मतलब पेपर 2 आपका लाइफ साइंस है मतलब, तो किसी सर से पढ़ते होंगे आप, गरीब लोगों से कहाँ यार। चलिए, कोई तो है जो सही आंसर कर रहा है, ठीक है, कोई तो है जो सही आंसर कर पा रहा है। फिर गलत दे रहे हैं यार, फिर गलत दे रहे हैं। आपको पता नहीं है ये चीज, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर। आप मूवीज डाउनलोड नहीं करते हैं क्या? कोई इंटरनेट पे पड़ी हुई मूवी है तो फाइल है, इसे आप कॉपी ही तो करते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। हाँ भाई साहब, ये कैसे गलत कर सकते हैं आप? ये गलत कर कैसे सकते हैं आप? सर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम है, तो यहां भी प्रोटोकॉल कहीं दिख रहा है आपको? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, ऐसा कहीं दिख रहा है? बताओ बताओ भाई, बताओ। सही है मेरा, हाँ तो आपका सही है, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है। हाँ, बाकी बाकियों का क्या क्या दिक्कत है? आप सभी अब मुझे आईएफएस के एड्रेस पे चॉकलेट भेजेंगे, सारों का, जिसका जिसका गलत है, सारे ही आंसर गलत किए हैं तो आपको भेजना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। सो डाउनलोडिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर्स और द इंटरनेट टू द यूजर्स कंप्यूटर। ओके, क्यों बरोबर रीड नहीं केला, ओके। हाँ, in this process memory is required in the user's computer, only users can access this file। very good, ठीक है, सारों का आंसर आप करेक्ट आने लगा होगा, सारे समझ गए होंगे। अरे भाई ऐसा ही होता है, ये आज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा, फिर भी आप यहां पे क्या बोले, अब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, ठीक है। अगर आपने अभी तक आईएफएस के पोर्टल को विजिट नहीं किया है तो अभी जाइए ifasonline.com, इस वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कीजिए और वहां पे बहुत सारे फ्री कंटेंट का जो है लुत्फ उठाइए। क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे डेमो वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में डिटेल्स मिल जाती हैं, सिलेबस के बारे में डिटेल्स मिल जाते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ना जस्ट 2 ईयर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 ईयर्स, लेकिन बहुत सारे ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप यहां से जो फर्स्ट टाइम मतलब ट्राई कर रहे हैं ना, तो वो तो जरूर जाके, मतलब फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो, तो ये सारों के लिए ही इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कीजिए और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न समझ आ जाता है, एक आपको मतलब एग्जाम दिया हुआ है ऐसा आपको एक फील होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर्स यहां से डाउनलोड कीजिए ifasonline.com से, और कट ऑफ भी देखिए। उसके बाद पेपर एनालिसिस, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर एनालिसिस जब आप देखते हैं तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इससे आपको अंदाजा लगता है कि कौन सा जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, मतलब किस यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, ये समझ आता है, ठीक है। तो पेपर एनालिसिस भी जरूर देखना है,
क्लियर? या फिर खुद नहीं लेके बैठना है कि कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट ifasonline.com इस वेबसाइट पे आपको पेपर एनालिसिस देखने को मिल जाता है, वहीं से देख सकते हैं। ठीक है, अंधी स्टडी मत कीजिए, अंधी स्टडी मत कीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंधी स्टडी मतलब बिना देखे कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको इजी लग रहा है पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वहां से कुछ भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, ठीक है, फिर भी हम पढ़े जा रहे हैं। ऐसा मत करो, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं चाहे थोड़ा सा हार्ड हो, लेकिन वहां पे ज्यादा फोकस करो भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, रुकना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए आज हमारे। ठीक है, तो ये है आईएफएस का ऐप, पोर्टल ही नहीं ऐप भी चेक कीजिए, ऐप पे भी आपको क्या मिलेगा, फ्री कंटेंट, जैसे कि प्राइम क्लासेस, मैथमेटिक्स के प्राइम क्लासेस आज शायद अभी अभी सर अनाउंस कर रहे थे कि मैथमेटिक्स के प्राइम क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब जो लाइव स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे ही फ्री लर्नर्स के लिए भी यहाँ पे प्राइम क्लासेस अरेंज कराई जाती है, 100% फ्री होती है। ठीक है, आज से मैथमेटिक्स की स्टार्ट हो रही है, अगर आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे फ्री में, रैंकर स्ट्रैटेजी मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रैंकर्स कैसे पढ़ाई करते थे और वो कैसे क्रैक किए हैं, एग्जाम की कोड को बताते हैं वो कि कैसे क्रैक करना है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। टीचर हैंडआउट, जैसे कि हम ये पीडीएफ है हमारा आज का, ठीक है, ये भी आपको लेक्चर के बाद अवेलेबल हो जाता है आईएफएस के इस ऐप के ऊपर या फिर ifasonline.com, ifasonline.com इस वेबसाइट के ऊपर। ओके, उसके बाद पीवाईक्यूज, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ और बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये है देखिए टॉपर्स हमारे यूजीसी नेट के, गेट के, आरपीएससी और सेट के। ठीक है, चाहे आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए या फिर आरपीएससी के लिए, तो सारों के लिए ही ये देख सकते हैं आप। यहां पे आपका फोटो लगेगा, ऐसे ऐसे बड़ी सी मुस्कुराहट, ऐसे आपके दांत होंगे। ठीक है, ऐसे दांत दिखाए जाएंगे। चलिए, तो ये ऐप डाउनलोड करिए। कहां से डाउनलोड करना है, ifasonline.com या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं, आज ही कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी अमेजिंग सेशन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आपकी क्लास का बहुत दिन से वेट कर रही थी, मजा आता है आपके साथ पढ़ने में। अच्छा, मुझे लगवानी है क्या, आपको क्लासेस लगवानी है तो आप ifasonline.com इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए या फिर इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। काउंसलर्स आपको, मतलब मुझे तो ऑफर्स के बारे में इतना पता नहीं होता है, काउंसलर आपको अच्छे से अच्छा ऑफर प्रोवाइड करने, मतलब करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऑफर्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे। काउंसलर से बात कीजिए, डायरेक्टली मत जाइए, ताकि वहां पे क्या होता है, कभी कभी आपको पता नहीं होता है प्रोसेस कि कैसे आपको वहां पे क्या बोलते हैं उसे, ऑफर कैसे अवेल कराना है। ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए, और कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? सर आपकी क्लास का बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी क्लासेस होती है ना, मतलब दूसरे टीचर्स की भी क्लासेस होती हैं, तो इसलिए हम नहीं आ पाते हैं ना। ठीक है, तो हमें सुन के तो बहुत मजा आया कि आप हमें मिस कर रहे थे। ठीक है, सुन के तो मजा आया हमें, ऐसे ही मिस करते रहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, रुकना है, फिर रुकना है, कल मिलते हैं और बहुत कुछ नया सीखते हैं। चलिए, रुकते हैं यहीं पे, कल 11 बजे। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।